करना चाहते हो तो अभी के अभी करके चले जाओ, क्योंकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ही करो। अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होने की जरूरत है, ठीक है ना। यूपीएससी लेवल इतना हाई लेवल का जो एग्जाम है आपको पेशेंस मांगता है, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को किया है, क्लिक किया है कि इसमें क्या चीजें हैं, तो आप लोग देखिए ध्यान से कि आप लोग को इसमें क्या क्या मिलने वाला है, और ये बात चीजें आप लोग को 1 से 2 मिनट में नहीं समझ में आने वाली। और आज आप लोगों ने थंबनेल में देख चुके हैं आप लोग कि क्लास 9 की पॉलिटी जो एनसीईआरटी सीरीज हमने कवर करने की वो हम कर चुके हैं। आज हम लोग मेंस आंसर राइटिंग पे आ चुके हैं, और अगर आप लोग को लेक्चर्स देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को मेंस आंसर राइटिंग कराऊंगी, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा ये क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज हैं जो मेंस आंसर राइटिंग में पूछे गए हैं। अब आप लोग बोलोगे मैम इतनी इजी लैंग्वेज तो हमारे यूपीएससी लेवल में आती नहीं है। मैं आप लोग को साथ ही साथ ये भी बता देना चाहती हूँ, आपकी लैंग्वेज को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्यों चेंज किया? क्योंकि यहाँ पर क्लास 9 के जो मतलब बिगनर्स जो होते हैं यूपीएससी के, वो पहले थोड़ा इजी लैंग्वेज वाला ढूंढना चाहते हैं कि भाई हम लोग कर पाएंगे या नहीं। आप लोग को मैं इसी तरह से जो क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, सबके साथ लेके आई हूँ, जैसे कि 2017, 2020, 2019, 2016, 2022। लेकिन अब ये मैंने आपको सबके हिसाब से दिखा दी कि ये पीवाईक्यूज आपके आए हुए इस चैप्टर से आए हुए। अब जब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, सबसे पहले मैं ईमानदारी से एक बात बता देती हूँ आप लोगों को, जो ये क्वेश्चंस मैं लिख के लेके आई हूँ मैं आपको बताऊंगी ऐसी ऐसी चीजें करनी है, मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगी। लेकिन आप लोग खुद से पेन और नोटबुक लेके बैठना ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपको मेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि हाँ आज आप लोग कुछ अच्छा सीख के जाओगे, तो आप लोग इस लेक्चर में अंत तक बने रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं टाइम वेस्ट होगा तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। मैं खुशी खुशी 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हूं, जो बच्चे बिल्कुल पेशेंटली इस लेक्चर को देखें। अगर आपको लास्ट एंड में लगे कि मैम ने हमारा टाइम वेस्ट किया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल के जा सकते हैं नहीं आपने अच्छा नहीं करा। ओके, तो आज मैं बिल्कुल खुशी के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करने वाली हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद आप लोग के लिए ढूंढे हैं, साइड से ढूंढे हैं ताकि आप लोग का करवा सको, ठीक है। तो इस बात की टेंशन ना लेना कि मैम कुछ चोरी कराएंगे, नहीं। जो चैप्टर में दिया हुआ है, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, पूछा गया है, वही चीजें मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। एक चैप्टर से हम लोग 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसको बिल्कुल पेशेंटली देखना। और हाँ जी, मुझे पता है कि आपको मेरी आवाज जो है थोड़ी ज्यादा लाउड सी या फिर पीछे से आवाज आती है। मैं 1-2 दिन में माइक लेने वाली हूँ, तब तक के लिए एडजस्ट कर ले प्लीज। ओके, तो आज हम पेशेंटली इस लेक्चर को देखते हैं, ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। आप लोग बताइए क्लास 9 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 कौन सा था बेटा? नाम बताइए। क्या था? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। क्या था? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है? अब आप लोग बोलोगे मैम ये क्लास 9 का चैप्टर है, बोर्ड्स में और यूपीएससी लेवल में फर्क क्या है? अगर चैप्टर का नाम व्हाट इज डेमोक्रेसी है तो आपके जो बोर्ड्स एग्जाम या फिर स्कूल के एग्जाम्स में आएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, रीजंस ऑफ, फीचर्स ऑफ, खत्म। लेकिन यूपीएससी लेवल आपको करंट अफेयर से जोड़ जोड़ के क्वेश्चंस को पूछता है, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बताती हूं, सीमाओं के बावजूद लोकतंत्र सबसे पसंदीदा शासन व्यवस्था है, चर्चा कीजिए। क्या बोल रहा है? इतनी लिमिटेशन है एक लोकतंत्र देश में, इतनी लिमिटेशन होती है, इतनी जंजीरों से बांधकर चीजें रखी जाती हैं, फिर भी एक लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छा क्यों माना जाता है भाई? आप लोग समझ के चलिए, एक लोकतंत्र देश में जितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा पूरे देश को चला रहा हो, उसके पास भी लिमिटेड पावर होती है, अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर हमने उनको अनलिमिटेड पावर दे दी कि आप लोग हमारे देश में कुछ भी कर सकते हो, वो हमारे देश को बर्बाद करके चले जाएंगे। इसीलिए हमारा जो देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अगर मैं डेफिनेशन आप लोगों को बताती हूँ डेमोक्रेसी की, वो क्या बोलता है कि किसी भी प्रतिनिधि को जो चुनते हैं, किसी भी लीडर को जो चुनते हैं, वो कौन चुनता है? जनता चुनती है, प्रजा चुनती है। अब जनता अपने लिए उसको चुनती है, जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और जनता के लिए ही प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, ताकि वो अपनी प्रजा, अपने देश की रक्षा कर सके और उनकी हर सुविधाओं का ध्यान रखे। अब आप लोग बताइए, अगर चुनाव हो रहे हैं, हम अपने लीडर को चुन रहे
समझने में टाइम लगेगा, निर्णय लेने में टाइम लगेगा। क्या ये डेमोक्रेसी कुछ ड्रॉबैक्स नहीं है? हम आज इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनते जाओ। मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि अगर कोई एक लोकतंत्र देश है तो उसमें संविधान होना अनिवार्य है, इनके 100% वहां पर संविधान होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि अगर कहीं पर संविधान है तो क्या वो लोकतंत्र होगा? नहीं, ये सब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 100% कंफर्म है कि जहां पर संविधान हो वहां पर लोकतंत्र होगा। लेकिन अगर मैं लोकतांत्रिक देश की बात करती हूँ, वहां पर अगर संविधान है, वहां पर अगर एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतंत्र देश है, तो वहां पर संविधान होना 100% होगा ही होगा। इस बात की मैं गारंटी आप लोगों को दे रही हूँ, चाहे वो रिटर्न हो या फिर अनरिटर्न। क्या इतनी बात समझ है? अब मैं आपको क्या बताना चाह रही थी कि क्वेश्चन है, सीमाओं के बावजूद लोकतंत्र सबसे पसंदीदा शासन व्यवस्था क्यों है? जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछता है उसका जो एक टॉपिक होता है, ठीक है, उस टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है या फिर उसकी व्याख्या करनी होती है। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या दिया हुआ है? डेमोक्रेसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या था? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी क्या था? लोकतंत्र। लोकतंत्र वो देश है, लोकतंत्र वो व्यवस्था है जहां पर लोग अपने प्रतिनिधियों को, अपने लीडर को चुनते हैं और अपने लिए ही चुनते हैं, ताकि वो लीडर्स, वो प्रतिनिधि उनके कल्याण के लिए कार्य करें, देश की सुरक्षा करें और उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। तो यही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। अब आप लोग बताइए, जहां पर वो लीडर हमने बैठा दिया, क्या हम उस लीडर को उतार सकते हैं? यस, बिल्कुल उतार सकते हैं। ये लिमिटेड तो होगी, ये बाउंडेशन की तो होगी, ये बंदिश तो होगी कि अगर वो लीडर अच्छे से काम नहीं करता है, हमारे देश के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हम लोग उसको निकाल देंगे। तो लोकतंत्र का जो आप लोग इंट्रो लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे? लोकतंत्र एक ऐसा देश है जिसमें जनता या फिर प्रजा जो है अपने लीडर को, अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है और अपने लिए चुनती है, ताकि वो कल्याणकारी काम कर सके। और लोकतंत्र देश में जो भी कार्य होगा वो ट्रांसपेरेंसी से होगा। क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी से होगा। कोई भी सरकार आ जाए वो अकाउंटेबल होगी। क्या होगी? अकाउंटेबल होगी, यानी कि जवाबदेह होगी जनता के प्रति। क्या ये बात समझ आई? तो ये लिमिटेशंस आप लोगों को याद रखनी है। अगर मैं आप लोगों को बात करती हूँ कि हमारे देश में जो कोई भी निर्णय या फिर डिसीजन लिया जाता है, वो लिया जाता है बहस के तौर पर। हमारे पार्लियामेंट, हमारे संसद में क्या होता है? बहस होती है। क्या होती है? बहस होती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर किसी ने युद्ध कर दिया हमारे देश पर, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हो जाए, भगवान ना करे ऐसी चीजें हो, अगर हमारे कुछ इमरजेंसी में कुछ डिसीजन लेने पड़ भी जाते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है? व्यापक चर्चा की जाती है, बहस होती है पार्लियामेंट में, संसद में, ताकि उसका अच्छे तरीके से हम लोग उसका निर्णय ले पाए और एक अच्छा कानून बना पाए, एक अच्छी चीजें कर पाए, ताकि हमारे देश की प्रजा को परेशानी ना हो। अगर मान के चलिए लिमिटेशन पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं दी गई किसी भी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो हमारे अधिकारों का हनन कर देते भाई, वो हमारी लाइफ हमसे छीन लेते। अभी पानी की कमी आ रही है, सारी चीजें आ रही है, आप लोग को हॉस्पिटल, हेल्थ केयर अच्छी नहीं मिल रही, तो ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, सरकार। अगर वो अपना ये काम अच्छे से नहीं निभाती है तो वो अकाउंटेबल है भाई, वो जवाब देगी, क्यों नहीं निभा रही वो चीजें? जब हमने उनको चुना है तो उन्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करती है तो हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उसे गद्दी से उतार दें कि भाई अगर तुम हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहे तो भाई उतरो तुम यहाँ से, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर बैठने की। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लिमिटेशन बहुत सारी हो सकती है। लिमिटेशन के बावजूद तो ये जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कोई भी डिसीजन ले उसमें क्या होती है? डिबेट्स होता है। क्या होता है? डिबेट्स होती है। डिबेट्स क्या होती है? कि व्यापक चर्चा होगी अगर कोई निर्णय लेना हो तो। हमारे पास क्या होती है बेटा? जुडिशरी होती है। जुडिशरी क्या काम कर रही है? एक लोकतंत्र देश में क्या काम करती है? अगर नागरिक के किसी अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको संभालने के लिए कोई ना कोई अंग चाहिए, तो वो होता है जुडिशरी, जो लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र देश है, हमारी जुडिशरी को क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया गया, इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि वो फैसले अपने बिल्कुल बिना डरे, बिना घबराए ले सके। अगर
प्रोसेस जो है अच्छे तरीके से होते जाए। अगर मैं बात करती हूँ लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं क्या है, बताइए लोकतंत्र देश में मुख्य विशेषताएं क्या है भाई? लोकतंत्र का आपको पता चल गया कि जनता का शासन होगा, प्रजा का शासन होगा। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है? मैं आप लोगों को कुछ केस स्टडी के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके चैप्टर्स में ही लिखी हुई है, ध्यान से सुनते चलना और खुशी के साथ सुनते चलना, स्माइल के साथ सुनते चलना, ताकि आप लोग बिल्कुल क्लैरिटी से इस चैप्टर को कर। आप लोग देखो कि अगर मैं आप लोगों को, हाँ पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगर आपको आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपको लेक्चर्स करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे पहले वो जाके जरूर देखें, ठीक है? हम लोग मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं ताकि डिस्कशन कर पाए सारे चैप्टर्स को। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, क्या पाकिस्तान एक लोकतंत्र देश है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या पाकिस्तान एक लोकतंत्र देश है? ये सब लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। दे दिया जवाब, तो आप लोग को आंसर बता देती हूँ मैं। एक जो पाकिस्तान है वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं। क्यों नहीं है? इसके भी रीजंस हैं। 1999 में एक मुस्लिम जो था भाई, एक राष्ट्रपति था जिसका नाम है मोहम्मद मुशर्रफ। अब ये बात आप लोगों को पूरी डिटेल में जानी है, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? उसने क्या किया कि अपने राष्ट्रपति का जो पद था, जो लीडर था, उसको जो कार्यकाल जो है उसका 5 साल आगे बढ़ा लिया। क्या कर लिया? 5 साल आगे बढ़ा लिया। उसके संविधान को ही बदल दिया भाई। देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान है उसको ही बदल दिया गया। अब उसने क्या किया? वो क्या कर सकता था? पार्लियामेंट जो संसद है, जो भी कानून बन रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके पास इतना अधिकार था कि वो उस संसद को भंग कर सकता था। जब एक इंसान के पास अनलिमिटेड पावर आ गई, क्या वो डेमोक्रेसी का फीचर होगा? ये सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन मैं आप लोगों को बता चुका। संविधान ही बदल दिया भाई। एक लोकतंत्र देश है, कुछ रूल्स कुछ कानून तो होते हैं ना जिससे देश चलेगा। अब उसने क्या किया? धोखे से एक डॉक्यूमेंट से एक फॉर्म लेके आई, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक लॉ पास कर दिया, जिसकी वजह से उसने अपना कार्यकाल 5 साल आगे बढ़ा लिया। क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है? पता नहीं हो या ना हो, लेकिन मैं इतनी बात बता देती हूँ, हमारा जो भारत देश है वो एक लोकतंत्र देश है। अगर ऐसी कुछ चीजें होती है, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो लिमिटेड, हमारे को बिल्कुल लिमिटेड करना पड़ेगा उस चीज को। तो फीचर क्या हो गया हमारे पास कि एक लोकतांत्रिक देश में लिमिटेड पावर्स तो होंगी ही होंगी, शक्तियां होंगी। उसके जो की फीचर्स अगर मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप लोग चाइना की बात करते हो, चाइना की भी केस स्टडी आप लोग देखना। चाइना में हर बार एक ही पार्टी जीतती है और वही पार्टी रूल करती है, और कोई पार्टी नहीं जीतती, और उसके साथ साथ एक ही पार्टी उसके बगल में खड़ी हुई है, कोई चॉइस ही नहीं, वही पार्टी खड़ी हुई है, वही जीतेगी। तो आप लोग बताइए, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या वहां पर लोगों के पास, जनता के पास विकल्प नहीं होने चाहिए कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि हमें किसको वोट करना है, कौन सा लीडर जो है वो हमारे भले के लिए काम करेगा? क्या ये चुनने का हमें अधिकार नहीं है? तो सबसे पहले एक लोकतंत्र देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जरूर होनी चाहिए, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जिसमें चॉइसेस होनी चाहिए। हमारे देश में अगर हम लोग देखते हैं 8 से 9 बड़ी-बड़ी पार्टीज आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो मैं मेन की बात करती हूँ जो आप लोग सुनते रहते हो आजकल में, राघव चड्ढा जी की बात आप आजकल ट्रेंड में चल रही है ना, लेकिन अब उसमें नहीं जाना कि राघव चड्ढा ने छोड़ दिया, ये बुराई कर रहे, नहीं। आप लोग मान के चलो कि राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है? उसने आम आदमी पार्टी को क्या कर दिया? क्विट कर दिया, और किसको ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी। किसको ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दो पार्टी समझ आई आप लोगों को। सबसे बड़ी विरोधी दल कौन सा है हमारे पास? अपोजिशन पार्टी कौन सी है? आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। तो ये सारी पार्टी जो है हमेशा इलेक्शंस में उतरती है, और वो क्या करती है? लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, हम लोग किस पार्टी को जिताना चाहते हैं। जितनी मेजॉरिटी लोग जिसको वोट करेंगे वही जो है लीडर बनकर हमारे देश में आएगा और देश को चलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने जरूरी है। डेमोक्रेसी में एक फीचर्स मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। डेमोक्रेसी में एक फीचर क्या आता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ये बात आप लोग को किस चीज से समझ आई? चाइना की केस स्टडी से। किससे समझ आई? चाइना की केस स्टडी से। हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चॉइस होनी चाहिए। और डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इक्वालिटी कैसे आएगी? अगर मैं बात करती हूँ हमारे प्रीएम्बल की, अगर आप लोग देखते हो बेटा संविधान, हमारा जो संविधान है, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक आप लोग देखते हो, ओपन करना उसको, सबसे पहला पेज देखना, उसमें प्रस्तावना लिखी होती है।
प्रीएम्बल लिखा होता है, उसमें बोलता है कि इक्वालिटी किस तौर पर, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली इक्वालिटी होना जरूरी है। क्या आज हमारे देश में इक्वालिटी है, ये बताना। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है ना, अगर मैं बात कर रही हूँ पॉलिटिकल इक्वालिटी की, राजनीतिक समानता की, उसमें है ना 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्या है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, क्या ये एक फीचर नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री का? पहले तो देश के जो गरीब लोग थे या फिर जो इसकी कास्ट नीची थी या फिर रिलीजन इसका अलग था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और महात्मा गांधी जी ने 1931 में, अब आप लोग 6th क्लास की बुक पढ़ सकते हैं, 6th क्लास की मैं लेक्चर्स करा चुकी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ 1931 में चैप्टर 2 है 6th क्लास का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसमें महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली है, एक यंग बुक है, यंग बुक के नाम से एक बुक है जो 1931 में क्या बोलता है महात्मा गांधी जी कि रिच हो या पुअर, यानी कि अमीर हो या गरीब, सभी को वोट डालने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। तो ये एक लोकतांत्रिक देश की तो खासियत है, एक लोकतांत्रिक देश का ही तो फीचर है कि उनको वोट डालने का अधिकार है। भाई क्या है, उनको वोट डालने का अधिकार है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आया कि इक्वालिटी होना जरूरी है, पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली। लेकिन हमारे देश में आज भी सोशली इक्वालिटी नहीं है, इकोनॉमिकली इक्वालिटी नहीं है, ये बात मैं समझती हूँ। लेकिन राजनीतिक तौर पर जहां पर पूरे देश को चलाने के लिए एक लीडर को चुना जाता है, वहां पर हमारे लिए इक्वालिटी है। अगर अंबानी जी वोट कर रहे हैं और एक अमीर एक गरीब इंसान वोट कर रहा है, तो उनके वोट, उनका जो मत होगा वो एक ही वैल्यू मानी जाएगी उन दोनों की। ऐसा नहीं कि अगर अंबानी जी ने वोट डाल दिया तो उसके बहुत ज्यादा वैल्यू या फिर मत हो जाएगा, नहीं। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब एक और देश में 9th की क्लास में ही पढ़ दोगे आप लोग, केस स्टडी है एक देश में क्या था, नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि एक देश में क्या था। भाई मैं ही भूल गई, अभी याद आया। हाँ क्या बता रही हूँ, हाँ जो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू हमारे देश में है, कई देशों में एक देश है, ऐसा नाम बताओ, कमेंट सेक्शन में जवाब देना अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो। बताइए मुझे कि किस देश में ऐसा है कि जो वोट है उसका जो वोट है उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। अगर किसी बड़ी चीज ने बड़ी ताकतवर चीज ने पार्टिसिपेट किया है, अंबानी, अडानी या फिर ऐसे कोई बड़े बड़े अमीर इंसान हैं, उन्होंने वोट डाली है, तो उनका मत जो है, उनकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा बड़ी होगी, और जो गरीब इंसान उनकी कम होगी। तो वैल्यू में फर्क आ गया ना बेटा, मत में फर्क आ गया। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर है कि भी पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ आई? और डेमोक्रेटिक कंट्री में आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए हमारे धर्म को मानने की, हमें जीने की, हमें इधर से उधर जाने की। अगर हम इस देश में नहीं रहना चाहते तो हम दूसरे देश में भी जा सकते हैं, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे देश ने कर रखा है। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री का जो फीचर है कि वो कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, ये है आजादी, अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करने की। ठीक है, उसके साथ साथ वो कहीं भी आ जा सकता है, अगर उसको नागरिकता चाहिए तो वो दे, तो वो उसका राइट है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतंत्र देश की विशेषता है। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? अब अगर मैं बात करती हूँ एक लोकतांत्रिक देश में फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, उसके बाद फेडरलिज्म होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? फेडरलिज्म यानी कि संघवाद होना जरूरी है, यानी कि एक सतर से ज्यादा सरकार होनी ही होनी चाहिए। हमारे देश में अगर मैं बात करती हूँ तो 3 सतरों पर जो है वो सरकार बनाई गई है। सबसे जो मेजर जो है गवर्नमेंट आती है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में, हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जितने भी स्टेट्स हैं उनमें एक सीएम जरूर होगा, तो वो क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट लेवल पर होगी, राज्य सरकार पर होगी, राज्य स्तर पर होगी। अब थर्ड आता है गांव लेवल पर या फिर शहरों में जो पार्टी ये होती है बेटा, सरकारें होती है, उनको बोलते हैं हम लोग, रूरल एरियाज में बोलते हैं लोकल। क्या बोलते हैं? लोकल लेवल। क्या बोलते हैं? लोकल लेवल। तो फेडरलिज्म क्या है? 1 और 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 1 और 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आता है फेडरलिज्म के बाद आता है पावर शेयरिंग। क्या आता है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग भी एक लोकतांत्रिक देश का ही अंग है। एक लोकतांत्रिक
देश है भाई? बताओ। क्या एक मोदी जी, एक हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, अमित शाह जी, क्या ये जो लोकतंत्र में पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, क्या वो गांव के लेवल तक पर काम कर पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए एक से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनके हाथों में पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने देश की जनता के लिए डिसीजंस ले पाए, निर्णय कर पाए। तो क्या होना चाहिए? पावर शेयरिंग होनी जरूरी है। पावर शेयरिंग आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट में उससे नीचे, और फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट है उससे बहुत नीचे, ठीक है। और पावर शेयरिंग तीन चीजों, हॉरिजॉन्टली हो सकती है और वर्टिकली हो सकती है। हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करती हूँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। इन तीनों का जो पावर है वो सेम रहेगा, कोई किसी से ऊपर पावर नहीं है, ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव, जुडिशरी की भाई एक करे कंपटीशन करे, मेरी ज्यादा पावर, इसकी पावर ज्यादा पावर, नहीं, सभी की पावर क्या है, शक्ति क्या है, सेम है, समान है। तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टली। क्या हो गया? हॉरिजॉन्टली पावर शेयरिंग। अगर हम वर्टिकली पावर शेयरिंग की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो ये भी आप लोग को लोकतंत्र देश का ही फीचर है, लोकतांत्रिक देश का ही विशेषता है। ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब हमने क्या देखा? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखे, इक्वालिटी देखी, पॉलिटिकल सोशल पैसिविटी, चाइना का, पाकिस्तान का हमने वो देख लिया, वही केस स्टडी देख ली हमने, फ्रीडम, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, ये सारी चीजें देख ली। तो ये सारे के सारे डेमोक्रेसी कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश की ही विशेषता है। अगर मैं इनमें बात करती हूँ तो राइट्स आते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स आते हैं। क्या आते हैं? डेमोक्रेटिक राइट्स आते हैं, और इसका आप लोग का चैप्टर भी है, लास्ट चैप्टर क्लास 9 का, डेमोक्रेटिक राइट्स यानी लोकतांत्रिक अधिकार जो सभी जनता के पास होने चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब। तो ये भी एक विशेषता मानी जाती है लोकतंत्र देश की, कि हमारे देश की जनता को वो अधिकार दिए गए हैं और उनको कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो। जीने का अधिकार नहीं कोई छीन सकता किसी से, पानी को नहीं रोक सकता। तो ये सारी जो चीजें आप लोग देख रहे हो, अपने धर्म में बने रहने से कोई नहीं रोक सकता, समानता का अधिकार पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री का ही फीचर है, यानी कि विशेषताएं हैं। तो ये सारी की सारी डिटेलिंग आप लोग सेकंड क्वेश्चन में लिख सकते हैं, आप लोग फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, आप लोग देख लेना क्या क्या चीजें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि क्रिटिकली एग्जामिन आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आप लोग को जो फेवर डेमोक्रेसी की आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीजें पढ़ी, अब उसके आलोचनात्मक यानी अपोजिट चीजें बताई मुझे। आप लोगों ने देखा भाई सभी को राइट्स मिल रहे हैं, इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, उसके साथ साथ पावर शेयरिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही है। अब आप बताओ क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ सकती है? अगर मैं डिबेट्स की बात कर रही हूँ, एक लोकतांत्रिक देश में डिसीजन लिए जाते हैं डिबेट्स के बिहाफ पर, सॉरी, डिसीजन मेकिंग जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके बेसिस पर लिए जाते हैं? डिबेट्स के बाद। वाद विवाद अगर नहीं होते हैं तो अच्छा निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर किसी देश ने हमला कर दिया, फिर ऐसी कुछ चीजें हो जाती है जो इमरजेंसी में निर्णय लेने पड़ते हैं, तो इससे जो डेमोक्रेसी जो है वो थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव चला जाता है, क्योंकि हमें जो भी निर्णय लेने हैं वो सोच समझ के वाद विवाद करके ही लेने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक चला जाता है। अगर मैं बात कर रही हूँ, मैंने बोला था कि आफ्टर 5 इयर्स हर बार जो इलेक्शंस होंगे ताकि लोग अपने देश, ताकि जनता जो है अपने लीडर को चुन सके। अब मान के चलिए पहले कोई और लीडर था, मान के चलिए बीजेपी है, क्या पता आगे चल के आईएनसी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, तो वो जो अस्थिरता पैदा हो गई देश में कि भी हर बार जो है वो बदल रही है, वो सरकारें बदल रही है, तो इससे जो है ये भी थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आप लोग को जाता है। अब हर एक व्यक्ति जो है वो पार्लियामेंट संसद में जाकर अपने लिए क्या नहीं ले सकता? निर्णय नहीं ले सकता। हर एक व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा तो हो सकता है, लेकिन निर्णय, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है हर एक व्यक्ति में नहीं हो सकती। तो ये भी जो है ये ड्रॉबैक्स माना जाता है डेमोक्रेसी का। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आप लोग को ये सारी चीजें लिखनी। क्या क्लियर हुई? पक्का? अब मैं आप लोगों को एक केस स्टडी भी बता देती हूँ, जो आप लोग अभी देखी 1-2 साल पहले भी आप लोगों ने देखी होगी, कि केजरीवाल जी जो है वो कहाँ गए थे भाई? जेल में गए थे। दिल्ली के जो सीएम थे वो। अब उसमें आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे कि उनको जेल जाना पड़ गया। क्या पता उन्होंने कुछ गलत काम किया, नहीं किया, या फिर लीडर ने किसी ने उसको फंसा दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपने पावर का इतना भी अनलिमिटेड उनको पावर नहीं दे सकते कि वो किसी को मरवा दे। तो जवाबदेह होना पड़ेगा, किसी भी देश को जवाबदेह होना पड़ेगा, ये बात आप लोग को याद रखनी है। Does democracy improve decision making?
पक्ष में बोल रहे हैं, उनके पास वो पावर उनको जनता ने ही दी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो अपने स्टेट से बिहाफ पर बातें करते हैं और अलग अलग लोग बैठकर जो है वाद विवाद करते हैं, तो एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं। तो इसीलिए वाद विवाद जो है, जो वाद विवाद जो भी हम लोग डिबेट्स करते हैं, उससे जो है निर्णय लेने का जो बेटा वो है ना गुणवत्ता, वो सुधरते ही सुधरती है, उसमें सुधार होगा ही होगा। ये बात याद रखना। अगर मैं अकेली ले रही हूँ डिसीजन तो माइंडसेट अलग हो सकता है, तो वो माइंडसेट अलग हो सकता है। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। इसलिए जो डिबेट्स होती है, वाद विवाद होते हैं, वो निर्णय लेने की जो गुणवत्ता है उसको सुधारता है, उसको अप लेके जाता है। ये बात आप लोग को याद रखनी है। अगर मैं उसके बाद बात करती हूँ रोल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लेजिटिमेसी और इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में पारदर्शिता और वैधता की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगर एक लोकतंत्र देश है तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी दिखानी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने कुछ काम किया है, लोकतंत्र देश में सरकार ने कुछ काम किया है, तो उनको बताना पड़ेगा हमने इस बेसिस पर काम किया। जनता के लिए जवाबदेह होगी गवर्नमेंट, जनता के लिए जवाबदेह होगी, अकाउंटेबल होगी। और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी काम किया है, संसद में कोई भी बजट पास हुआ है या फिर कुछ भी चीजें हुई हैं, कोई भी बिल पास हुआ है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अपना कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो भी है वो बजट रख दिया जाता है पूरे संसद के सामने और उस पर डिस्कशन होता है। क्यों होता है? ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को पता चले कि हम लोग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे जनता में भी और हमारे में, एक गवर्नमेंट के लीडर। क्या इतनी बात आप लोग को समझ आती है? तो आप लोगों को ये चैप्टर जो है मेरे हिसाब से बेसिकली आप लोगों को पूरा रिकॉल हो चुका होगा क्या क्या चीजें हैं। आप लोग घर से जाके इन क्वेश्चंस को, घर से जाके नहीं, आप लोगों को आराम से बैठ के लेक्चर खत्म होने के बाद दोबारा से इनको क्वेश्चंस को लिख के देखना, ताकि आप लोगों को समझ आए क्या क्या चीजें आप लोग इसमें डाल सकते हो। अब आर्टिकल्स की आप लोग बात कर रहे हो, डेमोक्रेटिक कंट्री, अभी राइट्स की तो मैंने बात कर दी। तो आर्टिकल 14 to 18 में राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है, राइट टू लाइफ की आर्टिकल 21 में बात हो रही है, आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आप लोग को राइट्स जो है ये लिखने हैं, कौन कौन सी आर्टिकल्स में कौन कौन चीजें क्या क्या। तो आप लोग को मेन आंसर राइटिंग अच्छे से करनी है। तो अब मैं तो बोर नहीं होने दूंगी, अब कुछ देर के लिए स्माइल कर लो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए भाई। आप लोग अच्छे से काम करिए, आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। एक बार मैं इसको रेज कर दूं तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग देख पाए। ये चैप्टर 1 के क्वेश्चंस थे और मैं आपको बता रही हूँ इस सन में आए हुए, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। 2017, 2020, 2019, 2016, 2022 तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। अगर विश्वास ना हो तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि मैम रियल में ये सब चीजें करा रही है या नहीं करा रही। हाँ, कुछ लैंग्वेज चेंज हो सकती है उसमें। क्यों हो सकती है? क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बेसिक से उठा रही हूँ और जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस दूंगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग होगी जो यूपीएससी में पूछी गई। ठीक है, तो आप लोग आराम से करते जाइए। तो इसको मैं रेज कर रही हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम सेकंड चैप्टर पर बढ़ेंगे। किस पर बढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर के भी ऐसे 4 to 5 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, ताकि आप लोग पूरे के पूरे चैप्टर को समझ पाओ, रिकॉल कर पाओ कि हाँ हमने ये सब चीजें पढ़ी। तो बिल्कुल अपने अंदर एनर्जी लेके रखना भाई, एनर्जी होनी चाहिए और मुंह पे स्माइल होनी चाहिए चेहरे पर, ताकि मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करवा सकूं। तो क्वेश्चंस मैं लिखूंगी भाई नोटबुक से, क्योंकि नोटबुक में ही मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख के लेके आई हूँ ताकि आप लोग को पता चले। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ चैप्टर 2 से, ये कौन सा है? चैप्टर 2, 9th क्लास का। इसमें क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में संविधान, लोकतंत्र देश में संविधान की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ आप लोगों को, अभी एक साथ ही लिखवा रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली in framing the Indian Constitution, ठीक है। तो ये बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, यानी कि आप लोगों की जिसने संविधान बनाया है, जिसने संविधान
जीवांत दस्तावेज, जीवांत दस्तावेज है। एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ ही मैं आप लोगों को कराऊंगी, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात कर रही हूं तो हाइलाइट्स द की फीचर, हाइलाइट्स द की फीचर of the Indian Constitution, of the Indian Constitution that makes it unique, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में भी बताऊंगी, हिंदी लैंग्वेज वाले टेंशन ना लें। discuss the importance of constitutional values in a democratic polity, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो है ये 2018 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2021 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2017 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2020 में पूछा गया है, 2020 में, ठीक है। 2018, 2021, 2017, 2020, ठीक है। हाँ, तो अब आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है। हाँ, अब ये था भाई 2015, नहीं भाई ये 2015 में आया है, ये 2018 में, ये 2021 में आया है, ये 2017 में आया है, और ये 2020 में आया है। सभी एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से करते हुए सुना। अब देख, अगर मैं हम चैप्टर 2 पर बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, हमारे देश का जो संविधान है वो कैसे बना, क्या क्या चीजें हुई, ये बात आप लोग को याद रखनी। क्या एक लोकतंत्र देश में संविधान होना जरूरी है? यस, बिल्कुल। अगर कोई लोकतांत्रिक देश है उसमें संविधान होगा ही होगा। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पर, जिसके बेसिस पर हमारा पूरा देश चल रहा है। वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे देश में, जिसके बिहाफ पर सारी चीजें चल रही है। हमारा जो सुप्रीम लॉ ऑफ हमारे देश में, सुप्रीम कानून, सबसे सर्वोच्च कानून जो है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान। तो हमारे भारत का संविधान जो है वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या बोल सकते हो आप लोग, दिल बोल सकते हो। संविधान जो है ना हमारे देश का, वो दिल है, आत्मा है। लोकतंत्र, हमारे इंडिया में लोकतंत्र जो दिल माना जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन दिल, हार्ट माना जाता है भाई। आर्टिकल 32 को हार्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे। अब मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रही हूँ, इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी। हमारे लोकतांत्रिक देश में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की क्या इंपोर्टेंस है? क्या आपको नहीं पता कि इलेक्शन कैसे होंगे? इलेक्शन का वर्णन कहां पर किया गया है? संविधान में। कौन कौन से आर्टिकल में किया हुआ है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जो प्रधानमंत्री के रोल है, प्रधानमंत्री के जो रोल है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी, ये सारे के सारे रोल जो है वो कहां पर है? हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे जो नागरिकों के अधिकार है वो कहां पर लिखे हुए हैं? हमारे संविधान में। और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है? हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका। और उनके जज को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जजेस के बारे में कहां पर लिखा है? संविधान में। क्या हम लोग, जैसे हम लोग किताब देखकर आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसी तरह हम अपने देश को कैसे चला रहे हैं? हम अपने देश को चला रहे हैं हमारे संविधान की वजह से। संविधान में
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन कब किया गया, अभी अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या 1946 में संविधान सभा का गठन नहीं किया गया? पहली बैठक दिसंबर 1946 में नहीं बैठी गई। अब जो हम संविधान के लिए बोलते हैं ये संविधान ये है, ये करना है, अगर हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है और उनके जो मेंबर्स, उनके जो साथी है जिन्होंने विधानसभा के जो इलेक्ट होके आए वो उन्होंने संविधान बनाया, अगर वो नहीं होते क्या हमारा देश आज इतने अच्छे से इतना स्मूथली चलता? नहीं चलता। तो उनकी उनकी जो भूमिका है हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा है, हमारे एक लोकतांत्रिक देश में बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने जब ये हमारे संविधान को फ्रेम किया, उन्होंने हर एक छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा, हर एक छोटी से छोटी बात। हमारे सब 114 बैठकें हुई भाई, 114 बैठकें। अगर आप लोग, मैं आप लोग को बताते हुए चलूं, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए एक संविधान को बनने के लिए, और हर एक जो टॉपिक, हर एक आर्टिकल जो बनाया गया वो बिल्कुल बहस से बनाया गया, चर्चा से बनाया गया। इसीलिए एक लोकतांत्रिक देश में चर्चा एक जो है बहुत अच्छा माना जाता है निर्णय लेने के लिए। इसीलिए जितने भी सारे मेंबर्स बैठे, रिकॉर्डिंग्स की गई, क्या की गई, संविधान बनाने से पहले रिकॉर्डिंग की जाती थी कि ये चर्चा हुई है, ये निर्णय लिया गया कि आप लोग सहमत हो। देश आजाद होने से पहले हमने क्या क्या चीज देखी थी, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, रूल्स कानून बनने चाहिए देश को चलाने के लिए। उसके बाद इक्वालिटी हो गई थी, उसके बाद फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हमने संघर्ष के टाइम पर, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब हम संघर्ष कर रहे थे आजाद करवाने के लिए, तो ये सब चीजें हमारे लीडर्स के मन में पहले से ही आ चुकी है। तो इन सभी को ही देख देख कर उन्होंने संविधान बनाया ताकि आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, हाईलाइट करके फीचर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के की फीचर्स आप लोगों को बताने हैं और क्या क्या चीजें यूनिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारा ही यूनिक है भाई हमारे लिए, एक जीवांत, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। ये भी इकट्ठा करा रही हूं, ध्यान से सुनना। कहां गया? हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कैसे? अब आप लोग देखो 32 ईयर या फिर 35 ईयर के भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था सर्वोच्च न्यायालय ने कि हरीश राणा को जो है वो एक इच्छा मृत्यु दी जाएगी, उसके जो है वो डायग्नोसिस हटा दी जाएंगे जिससे उनकी वो लाइफ चल रही है, क्योंकि वो इतने 14-15 सालों से वो ऐसे ही पैरालाइज्ड हो रखे हैं, बिल्कुल कोमा में जा चुके हैं और वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, और उनके फादर के जो पैसे खर्च हो जा रहे हैं, वो परिवार भी दुखी है। अब उनको वो जो दिया गया, वो जो भी इच्छा मृत्यु की चीजें दी गई, तो ये हमारे संविधान में रहते हुए दी गई। अगर एक नया कानून हमारे देश में बना भी तो एक जुडिशरी ने बनाया, ये रूल बना दिया जुडिशरी कि भी ये चीजें हो सकती है, ये निर्णय लिया जा चुका है। तो आप लोग क्या समझने की कोशिश करो कि इस चैप्टर में हमारे संविधान की क्या क्या जरूरतें हैं जो हम लोग बिल्कुल दे के चलते हैं भी हमारे संविधान के अधिकार, जो अधिकार लिखे गए हैं नागरिकों के, उनका हनन नहीं होना चाहिए। इस बात की आप लोग को याद है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान की वैल्यूज जो मूल्य है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिलाकर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोग देख चुके कैसे करनी है, ध्यान से देख लो ताकि आप लोग इस चीज को समझ पाओ। ठीक है, मैं इसमें इरेज कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ ताकि आप लोग आगे क्वेश्चन कर पाओ। इरेज कर रही हूँ उसको। अब आता है आपके पास, हाँ जी, अब आता है आपके पास चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनाव का हमारे देश में क्या महत्व है, आज आप लोग इसके बारे में देखोगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन। एक्सप्लेन, एक सेकंड भाई, एक सेकंड में गेट खोलने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, एक सेकंड बस। हाँ जी, ध्यान से देखना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन in a democratic system. What makes elections democratic? What makes elections democratic? ये जो है
आप लोग का आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द चैलेंजेस टू फ्री, डिस्कस द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, इलेक्शंस इन इंडिया। आपको बताना है ये सन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है क्रेडिबल इलेक्शन कराने के लिए, क्रेडिबल इलेक्शंस कराने के लिए। हाँ जी, तो ये आया हुआ है 2022 में, ये आया हुआ है 2022 में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ध्यान से इसको सुनना, ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, एक सेकेंड आ गई उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, व्हाट आर द मेजर इलेक्टोरल, व्हाट आर द मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स needed in India, needed in India, needed in India, suggest measures, suggest measures। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इनको लिख रही हूँ ना तो ये बहुत ज्यादा जरूरी, सन के साथ लिख रही हूँ ना, 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन। अगर मैं उसके बाद बात करती हूँ लास्ट क्वेश्चन की, इलेक्शंस आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शंस are the backbone of democracy, justify this statement, justify this statement। हाँ जी, ये आप लोग को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनो। जो इलेक्शंस है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में क्यों जरूरी है, ये आपको बता रही हूं। मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इलेक्शंस अगर नहीं होते हैं, हम अपने लीडर को ही नहीं चुन पा रहे, अपनी इच्छा जो हमें हमारी इच्छा है कि भाई इस लीडर को चुनना चाहिए, अगर हम उसको ही नहीं चुन पा रहे हैं तो क्या वो एक लोकतांत्रिक देश है? नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था चाइना का। तबियत ठीक नहीं है भाई, कल कराऊंगी क्वेश्चंस।